मैं 17 साल की एक खूबसूरत पठानी थी। मेरी आंखें नशीली और मेरी रंगत सुर्ख व सफेद थी। जो भी मुझे देखता बस मेरा दीवाना हो जाता। हम कोयटा शहर के रहने वाले हैं, मगर हालात खराब होने की वजह से हम अपना शहर छोड़कर लाहौर आ गए थे और यहाँ मेहनत मजदूरी करने लगे थे। मैंने जब से होश संभाला था, मेरी अम्मी मुझसे एक अजीब सा काम करवा रही थी। वो रोज मेरे हाथ में एक पैकेट थमा देती और मुझे लेकर बाजार चले जाती। मैं वो पैकेट जाकर दुकानदार को दे देती। दुकानदार पैकेट खोलकर देखता और फिर मुस्कुराते हुए मेरी अम्मी को बहुत से पैसे दे देता। मेरी अम्मी मुझे लेकर घर आ जाती। मैंने कई दफा जानने की कोशिश की कि आखिर इस पैकेट में क्या होता है जो दुकानदार हमें बहुत से पैसे दे देता है, मगर मेरी अम्मी मुझे वो पैकेट खोलकर देखने ही ना देती, बल्कि वो तो हर वक्त मुझे एक कमरे में बंद रखती। अचानक एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे एक मर्द के हाथों बेच दिया। वो मर्द मुझे अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले गया। मैं उस मर्द के साथ हंसी खुशी रह रही थी। एक दिन अपने शोहर के साथ बाजार गई तो मुझे उस दुकानदार ने देख लिया जिसे मैं पैकेट देकर आती थी। वो भागता हुआ आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीट कर ले जाने लगा। मेरे शोहर ने उसे थप्पड़ दे मारा और कहा कि इसका हाथ छोड़ो, ये मेरी बीवी है। तभी उस दुकानदार ने कहा कि तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। और सबूत के तौर पर वो अपनी दुकान से वो पैकेट उठाकर ले आया। जैसे ही उसने वो पैकेट खोलकर दिखाया, मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसमें तो मेरा नाम गुलबहार है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरी अम्मी सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, जिसकी वजह से घर का खर्चा बामुश्किल चल जाता था, जबकि अब्बा एक फैक्ट्री में काम करते थे। मगर उस फैक्ट्री वाले के माली हालात इतने खराब हो गए थे कि उन लोगों ने कुछ अरसे के लिए उस फैक्ट्री को बंद कर दिया। उसकी वजह से वहां के सब मुलाजिमीन की मुलाजमत खत्म हो गई और वो घर आकर बैठ गए। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे अब्बा सरकारी मुलाजिम थे, जिनकी मुख्तसर तनख्वाह थी, जिसमें हम तीनों का ही गुजारा होना नामुमकिन था। मेरे अब्बा चाहते तो रिश्वत भी ले सकते थे, मगर अब्बा हमेशा से दीनदार और ईमानदार शख्स थे। जब मेरी अम्मी अपने हालात से मजबूर होकर उन्हें रिश्वत लेने का मशवरा देती, तो मेरे अब्बा कितनी देर तक लड़ते रहते और फिर मेरे अब्बा की डांट खाकर मेरी अम्मा अपने कानों को हाथ लगाकर रह जाती। मेरी अम्मा बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला रही थी। जब मैं छोटी थी तो अम्मा दिन रात मेहनत करती थी। फिर जैसे जैसे मैंने होश संभाला, मैं भी अपनी माँ का काम में हाथ बटाने लगी थी। मेरी अम्मा मुझे काम करता देखकर खुश होती। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी अम्मा ने वो सारा काम मेरे कंधों पर डाल दिया था। मैं तब कम उम्र और ना समझ थी, इसलिए अपनी अम्मा की चालाकी को समझ ना सकती थी और अपनी अम्मा का हाथ बटाना शुरू कर दिया। हालात खराब होने की वजह से मैं तालीम भी जारी ना रख पाई और यूं मुझे तालीम अधूरी छोड़ता देखकर मेरे अब्बा कितने खफा हुए थे, मगर मैंने किसी न किसी तरह उन्हें मना ही लिया था। मैं बाखुशी काम करके अम्मा को देती। मेरी अम्मा मेरी कढ़ाई किए कपड़े दुकानदार को बेच कर आती और हमारे घर के खर्चे में चंद रुपए का इजाफा हो जाता। फिर ऐसे ही होता रहा। मेरी अम्मा मेरी की हुई मेहनत पर पैसे जोड़ती रही और मैं अपने घर के दिन ब दिन बदलते हालात को देखकर खुश हो जाती। एक दिन मेरी अम्मा बीमार थी और अब्बा भी घर नहीं थे। तब मैंने अम्मा से कहा कि आज ये नक्शे व निगार दुकानदार को कौन दे आएगा। तो मेरी अम्मा मुझसे बोली कि जाओ तुम खुद ही दे आओ, क्योंकि आज मेरी ऐसी हालत नहीं कि मैं कहीं जा सकूं। अपनी अम्मा के कहने पर मैं बाजार की मशहूर दुकान पर अपनी कढ़ाई की हुई चादरें देने गई, तो दुकानदार मुझे ऊपर से नीचे तक अजीबो गरीब नजरों से देखने लगा। मैं दुकानदार की नजरों से खाइफ हो गई थी और अपना चेहरा चादर में छुपाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने भी तय कर लिया कि अब दोबारा दुकान पर कुछ भी देने नहीं जाऊंगी। मेरी अम्मा ही वो दुकानदारों को मेरी बनाई हुई चादरें देने जाती। एक दिन मेरी अम्मा घर आई और मुझसे कहने लगी, अब मुझ जैसी बुढ़िया से इतनी दूर तक नहीं चला जाता, मुझे चक्कर आते हैं। ऐसा कर तू ही जाकर उन्हें चादरें देकर आया कर। अम्मा की ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। फिर मैंने खुद को घूरते हुए दुकानदार की कहानी अम्मा को सुनाई, तो वो कुछ देर तक खामोश रही। फिर मुझसे बोली, कोई बात नहीं, तू अकेली मत जाया कर, मैं खुद तेरे साथ चला करूंगी, बस तू चादरें उठा लिया कर। फिर मेरी अम्मा मेरे साथ ही दुकान पर जाती थी। उस दिन हम फिर बड़ी सी दुकान में गए थे। उस दुकान का मालिक 32-35 साल का नौजवान था। वो मुझे ही देख रहा था
اور میں جس کے خوف سے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی، میرا چہرہ دیکھ کر میری اماں مجھے ڈانٹ رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ پردہ نہ کر، گرمی کا موسم ہے، دم گھٹ جائے گا۔ اماں کی ڈانٹ پر میں نے اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ اس دکاندار کی نظریں میرے ہی چہرے پر کھڑی رہی تھی جو مجھے اندر تک جھنجھوڑ گئی تھی۔ حیرت تو تب ہوئی کہ اماں یہ سب دیکھ کر بھی چپ کھڑی رہی۔ پھر میری ماں نے ایک عجیب سا کام شروع کر دیا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت میری ماں چادروں کے ساتھ مجھے ایک پیکٹ بھی تھما دیتی تھی اور پھر مجھے مہنگی مہنگی دکانوں میں لے جاتی تھی۔ میں وہ پیکٹ دکاندار کو دیتی، دکاندار وہ پیکٹ کھول کر دیکھتا اور پھر وہ دکاندار مسکرا کر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے تھے اور میری صورت دیکھ کر میری اماں کو مفت میں ہی مہنگی ترین چیزیں دے ڈالتے۔ کبھی کبھی تو کوئی دکاندار میری اماں کے مانگنے پر پیسے بھی دے ڈالتا اور میں الجھ کر اماں سے پوچھتی کہ اماں دکاندار سے پیسے کیوں لیے اور اس پیکٹ میں کیا تھا؟ تب اماں مجھے ڈانٹ کر کہتی کہ میں ہر بات تجھے نہیں بتا سکتی اور خبردار اس پیکٹ کے بارے میں کبھی کسی کو بتایا تو نے، میں تیری جان لے لوں گی۔ بس سمجھ لے کہ یہ پیسے میں نے ادھار لیے ہیں، جب تو مجھے چادریں بنا کر دے گی تو وہ دکاندار کو دے کر میں ادھار چکا دوں گی۔ اماں پر اتنے سارے قرض کا سن کر مجھے بہت برا لگتا۔ میں محنت کر کے خوبصورت ڈیزائن بنا کر اماں کو دے دیتی اور وہ میری اماں خوش ہو جاتی، ان کی آنکھوں میں چمک پڑ جاتی، میری اماں میرے صدقے واری جاتی۔ میرے ابا مجھے محنت کرتا دیکھ کر خوش ہوتے تھے، کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دیتے کہ میں ہمیشہ سکھی رہوں گی۔ مگر میں نے یہ بات غور کی تھی کہ میری اماں نہ جانے مجھے اپنے باپ سے زیادہ باتیں کیوں نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں جب بھی اپنے باپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو اماں آ جاتی اور مجھے کسی نہ کسی بہانے اپنے ساتھ لے جاتی کہ گل بانو میرے ساتھ چل، نیا کام ملا ہے، اسے کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ میں اماں کا خیال کر کے ابا سے اپنے دل کی کوئی بات کیے بغیر ہی رہ جاتی تھی، مگر میں بھی اپنے ابا سے ابا جتنی ہی محبت کرتی تھی اور میری محبت سے میرے ابا بڑے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا تھا، اماں ابا سے چوری مجھے ہر روز پیکٹ پکڑا دیتی اور اپنے ساتھ بازار لے جاتی تھی، مگر جب ابا گھر پر ہوتے تو اماں خود ہی چلی جاتی، پھر دکانداروں سے بہت ساری چیزیں خرید لاتی۔ چیزیں بڑی مہنگی ہوتی تھی جن کی قیمت ہزاروں میں ہوتی تھی اور ہم جیسے سفید پوش لوگ ایسی چیزوں کو خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جب میرے ابا مہنگی چیزوں کے بارے میں پوچھتے تو میری اماں کہتی کہ یہ سارا کمال تو ہماری بیٹی کا ہے، گل بانو ایسی محنت کرتی ہے کہ دکاندار زیادہ قیمت میں چادر خرید لیتا ہے اور میں ان پیسوں سے یہ ساری چیزیں خرید لاتی ہوں۔ میری اماں کی بات سن کر میرے ابا خاموش ہو جاتے، پھر وہ دوبارہ کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ انہی دنوں میں نے ایک بات غور کی تھی کہ میری اماں ابا کے گھر سے باہر جاتے ہی میرے کمرے کی کنڈی چڑھا دیتی تھی۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں کڑھائی کرنے میں مگن رہتی تھی، اس لیے میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا، اور پھر جب ابا کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو اماں کنڈی کھول دیتی تھی۔ یہ میرے ساتھ اکثر ہونے لگا تھا۔ میں اماں کی بات سمجھ نہیں پاتی تھی، اماں سے وجہ پوچھتی تو اماں کہتی اس لیے تیرے کمرے کی کنڈی چڑھا دیتی ہوں کیونکہ میرے پاس باہر کی عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ ان عورتوں کی نظر میں ہمارا کام پڑے اور ہمارے کام کو نظر لگے۔ میں اماں کی بات سن کر ان سے اتفاق کر لیتی تھی اور ان سے پھر کچھ نہیں پوچھتی تھی۔ ایسے ہی اس دن میں اپنا کام نپٹا رہی تھی، میں اپنے کام میں بری طرح مگن تھی، تبھی مجھے باہر سے کسی کی آواز آئی تھی۔ کوئی تیز تیز لہجے میں چیخ کر باتیں کر رہا تھا، وہ کسی مرد کی آواز تھی۔ میں تجسس میں پڑ گئی تھی کہ باہر کون ہے اور کیوں میری اماں پر یوں چیخ رہا ہے۔ تبھی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور دروازے تک جا پہنچی۔ میری اماں ہمیشہ دروازے کی کنڈی باہر سے لگاتی تھی، مجھے لگا آج بھی اماں نے باہر سے کنڈی چڑھائی ہوگی، مگر آج میری اماں کنڈی لگانا بھول چکی تھی۔ شاید اس لیے میں نے دروازہ اندر کی طرف کھینچا تو وہ کھلتا چلا گیا تھا۔ میں خوش ہو کر باہر نکل آئی، مگر باہر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ میری اماں اور ابا کے درمیان جھگڑا چل رہا ہوگا، مگر باہر تو میرے ابا نہیں تھے، وہاں تو کوئی اور ہی موجود تھا۔ وہ میری اماں سے جھگڑ رہا تھا، میری اماں کو گالیاں بک رہا تھا اور میری اماں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی مجھے دیکھ کر وہ شخص اچانک سے چپ ہو گیا اور مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا۔ اس شخص کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہو، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ تب وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور یوں ہی عجیب و غریب نظروں سے گھورتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔
मैं उसके यूं हाथ थामने पर चीख रही थी। अम्मा से कहती रही कि मुझे इस दरिंदे सिर्फ इंसान से बचाओ, मगर मेरी अम्मा खामोश ही खड़ी रही, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। फिर उस शख्स ने मेरी अम्मा से कहा था, मैंने तुम्हें जितनी रकम दी है उसके बदले अपनी बेटी शराफत से मेरे हवाले कर दे, वरना मुझे पैसे भी निकलवाने आते हैं और तेरी बेटी भी मुफ्त में मेरे हत्थे चढ़ जाएगी। उस शख्स की बात सुनकर मेरी अम्मा घबरा गई थी। तभी वो बोली थी कि तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। अगर तू चाहे तो इसे ऐसे ही ले जा सकता है, या फिर चाहे तो ब्याह कर इज्जत से भी ले जा सकता है। मेरी अम्मा की बात सुनकर तो वो मुझे ऊपर से नीचे तक अजीबो गरीब नजरों से देखता रहा था। फिर मेरी माँ से बोला कि मैं गुनाह नहीं करना चाहता, मैं इसे अपने साथ ब्याह कर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरी अम्मा खुश हो गई और मेरे लाख शुक्र डालने के बावजूद मेरी अम्मा ने मेरा निकाह उस अनजान शख्स से करवा दिया था और मैं आंसू बहाने के अलावा कुछ न कर सकी थी। फिर मेरी अम्मा ने मेरे बाप के आने से पहले ही मुझे उस शख्स के साथ रुखसत करवा दिया था और मैं कहती रही कि अब्बा को तो आने दो, मगर मेरी एक न चली थी। फिर जब अब्बा घर लौटे तब मेरी अम्मा आंसू बहाने लगी थी। मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा से रोने की वजह पूछी तो मेरी अम्मा ने रोते हुए अब्बा से कहा था कि आपकी बेटी अपने आशिक के साथ दिन दिहाड़े घर से भाग गई है। मैंने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो उल्टा मुझे ही मारने की धमकियां देने लगी थी। उसके आशिक ने मुझे भी गालियां दी और अपना मुंह बंद रखने की धमकी थी। मैं ना कहती थी कि आपकी बेटी हाथ से निकली जा रही है। ना जाने कैसे मेरी परवरिश में कमी रह गई थी। मेरी अम्मा बहन कर रही थी। मेरे अब्बा को मेरी अम्मा की बात सुनकर यकीन नहीं आ रहा था। तभी वो थके हुए लहजे में मेरी माँ से पूछने लगे कि तुम्हारे पास क्या सबूत है मेरी बेटी की बदकिरदारी का। वो तो बहुत नेक थी और ऐसे मुझे रुसवा करके नहीं जा सकती। और तब मेरी अम्मा ने मेरे अब्बा से कहा कि आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप उन दुकानदारों से जाकर पूछ लें जिनसे आपकी बेटी हर बार नई नई चीजें लेकर आती थी। मैं जब भी उससे पूछती तो वो कहती, अम्मा बस आप यही कहना कि ये सारी चीजें आप लाई हैं ताकि आपको शक ना हो। और फिर मेरे बाबा अपना सर पकड़कर रह गए थे। उन्हें मेरे यूं अचानक चले जाने का शदीद जहनी धचका लगा था। दरअसल मैं जिसे अपनी माँ समझती आई थी वो मेरी सकी माँ नहीं थी, बल्कि वो मेरी सुतीली माँ थी। मेरी माँ तो कब की फोत हो गई थी और अब्बा को यहाँ लाहौर में एक और औरत पसंद आ गई थी। वो पठान नहीं थी, मगर फिर भी अब्बा ने उससे शादी कर ली थी। मेरी सुतीली अम्मा अब्बा को कोई औलाद भी ना दे सकी थी, इसलिए अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे लिए अब्बा की मोहब्बत देखकर मेरी माँ अंदर से जलन महसूस करती थी। वो हमेशा मुझसे खार खाती थी, मगर अब्बा की वजह से आज तक वो अपने अंदर की नफरत को बाहर नहीं निकाल पाई थी। अब्बा पर मेरी अम्मा ने यही जाहिर किया था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और अपनी सखी औलाद की तरह मेरी परवरिश करती हैं, मगर वो मुझसे बहुत नफरत करती थी। दरअसल वो चाहती थी कि घर में उनका राज हो और मैं जो अपने अब्बा की आंखों का तारा थी उनकी निगाहों से बुरी तरह उतर जाऊं। और वो जानबूझकर मेरे सामने पैसों का रोना रोती थी और मुझे अब्बा की मेहनत का एहसास करवाती थी। अम्मा को पैसों के लिए मारा मारा देखकर मैंने अपनी पढ़ाई तक बंद कर दी थी और अम्मा के काम में उनका हाथ बटाने लगी थी। मुझसे दिन रात मेहनत करवा कर भी मेरी अम्मा का जी नहीं भरता था। वो मुझे अपनी जिंदगी से दूर फेंकना चाहती थी। तभी जब मैंने पहली बार उन्हें दुकानदार के साथ अजीब बर्ताव के बारे में बताया था तो मेरी अम्मा की शैतानी जहन में एक शैतानी ख्याल आया था। तब वो जानबूझकर खींच खींच कर मुझे अपने साथ दुकान पर ले जाती और वो पैकेट देने को कहती, और आज तक मुझे नहीं बताया था कि उस पैकेट में क्या है, मगर वो पैकेट में दुकानदार को देती तो दुकानदार उस पैकेट के बदले मेरी माँ को बहुत से पैसे दे देता था। यहाँ तक तो सब ठीक था, मैं ये सब बर्दाश्त भी कर रही थी, मगर आज मेरी माँ ने मुझे बेच दिया था। मैं अपनी माँ की सफाकी पर आंसू बहा रही थी। साथ ही अब्बा के बारे में भी सोच सोचकर मेरी जान निकल रही थी कि अम्मा ने अब्बा को क्या कहा होगा। अब्बा को मेरे यूं अचानक निकाह का सुनकर कितना बड़ा जहनी धचका लगा होगा। मेरा निकाह हो चुका था और उस शख्स को अपने सामने देखकर मेरी आंखों में नफरत उमड़ आई थी। मैंने नफरत से उसे कहा था कि तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे चंद नोटों के बाइस तुम्हारी गुलाम बनी रहूंगी, तो तुम्हारी सोच गलत है। मैं कभी तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी और ना ही तुमसे डरूंगी। मेरी बात सुनकर वो शख्स हंसने लगा था। उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। एक पल के लिए मैं उलझ गई थी, मगर मैंने खुद को संभाल लिया था। फिर वो अपनी हंसी रोकते हुए मुझसे कहने लगा कि कौन कम वक्त तुम्हें यहाँ गुलाम बनाने लाया है।
तुम तो हमेशा से मेरे दिल की मलका थी और रहोगी। मैं उस शख्स की बेहुदा बातें सुनकर नफरत से उसे देखने लगी। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उस शख्स को खत्म कर दूं। तब उसने मुझसे कहा कि तुम अपने सारे खदशात भूल जाओ। मैं चाहता तो तुम्हें वैसे भी इस्तेमाल करके फेंक सकता था, मगर मैंने तुमसे निकाह करके तुम्हें तरजीह दी है ताकि मेरे अलावा कोई तुम्हें मैली निगाह से ना देखे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम्हें अपना नाम दिया। मुझे उस शख्स की सारी बातें झूठ लगती थी। फिर मेरी इजाजत के बगैर वो मुझे पर अपना हक इस्तेमाल करता और मैं अपनी माँ की खुद के साथ की गई ज्यादतियों पर आंसू बहाती रहती थी। वो शख्स जिसके नाम से भी मैं ना आशना थी, उसका नाम वसीम था। उसने पहली बार मुझे अपनी ही दुकान में देखा था। मुझे देखते ही वो मेरा दीवाना हो चुका था। उसने मेरी अम्मा के पास मेरा रिश्ता भी भेजा था, मगर मेरी अम्मा लालच में आ चुकी थी। मेरी खूबसूरती से उन्होंने फायदा उठाने का सोचा। अपनी लालच में मेरी अम्मा ने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया था। फिर वसीम ने मुझ तक आने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया था। वो शायद मेरी माँ की नीयत समझ चुका था, तभी मेरी माँ को पैसों का लालच देता रहा। मेरी माँ मेरे नाम से उससे पैसा हड़पती गई, मगर अब वो मेरी माँ की चाल को समझ चुका था। तभी मुझे अपनी माँ के जंगल में फंसने से पहले ही अपने नाम करवा लिया था और मुझ पर अपना हक भी इस्तेमाल कर लिया था। दूसरी सुबह मैं अपनी बर्बाद जिंदगी का मातम मनाते हुए आंसू बहा रही थी। तभी मेरा शौहर मेरे पास आया था और मेरा थाम कर नरमी से कहने लगा, तुम मेरे पास अपने घर से भी ज्यादा महफूज हो। अगर तुम कुछ दिन मजीद अपने घर रहती तो तुम्हारी माँ तुम्हें लोगों के इस्तेमाल करने के लिए छोड़ देती। तुम नहीं जानती तुम्हारी माँ कितनी लालची औरत है। उसे तुम्हारी इज्जत की भी परवाह नहीं थी। मैं अपने शौहर की बात सुनकर नफरत से रुख मोड़ गई थी। मुझे अपने अब्बा की बहुत याद सता रही थी। तभी मैंने ये तय कर लिया था कि मैं उनसे मिलकर उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। मेरे शौहर के जाने के बाद मैं चादर ओढ़कर घर से निकल गई थी। आधे घंटे बाद मैं अपने घर में मौजूद थी। मुझे देखकर मेरी माँ की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मेरी अम्मा मुझे देखकर एकदम से शोर डालने लगी थी। कहने लगी कि तू यहाँ क्या लेने आई है? पहले ही अपने आशिक के साथ भागकर हमारे मुंह पर कालक मल गई है और अब बड़ी दीदा दलेरी से मुंह उठाकर चली आई है। मैं अपनी अम्मा की बातें सुनकर चकरा कर रह गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये मेरी ही अम्मा है जो मुझसे दिन रात बेतहाशा मोहब्बत के दावे करती रहती थी, और अब मेरी गलती ना होने के बावजूद वो मुझे ही इल्जाम दे रही थी। मैं अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर दूसरी तरफ से मेरे अब्बा कहीं से निकल आए थे और मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं हैरान से अपने प्यारे अब्बा को देखने लगी थी। तभी मेरे अब्बा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं शोर मचाने लगी। तभी अब्बा ने मेरे मुंह पर दरवाजा मारने से पहले मुझे नफरत से कहा था, तू मेरे लिए मर चुकी है और मैं तेरे लिए। निकल जा मेरे घर से। मैं अपनी सफाई में एक लफ्ज तक ना कह सकी थी। जिन कदमों से आई थी वैसे ही वापस मुड़ गई थी, मगर मेरे अंदर अम्मा और उस शख्स की नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि जी चाहता था कि उन दोनों को ही खत्म कर दूं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मेरा शोहर मेरा बहुत ध्यान रखता था। मुझे अपने घर की तरह अपने शोहर के घर में काम भी नहीं करना पड़ता था। मैं दिन भर फारिग रहती और मेरे जहन में अजीब अजीब से वसवसे आते रहते। कभी जी चाहता छत से छलांग लगा दूं, तो कभी जी चाहता पंखे से लटक जाऊं। ऐसे ही एक दिन मैं बाजार गई थी। घर का राशन खत्म हो चुका था और मैंने अपने शोहर को राशन याद नहीं करवाया था। बाजार से अपने घर का राशन खरीद कर मैं वापस लौट रही थी। तभी कोई पीछे से आया और मेरी कलाई थाम कर मुझे अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगा। मैं अपने नाखूनों से उसे मारकर उस शख्स की गिरफ्त ढीली करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो आदमी मुझे और मेरी अम्मा को गालियां बकते हुए कहने लगा, तेरी अम्मा ने मुझसे तेरा सौदा किया था और अब जो मैं तुझे ढूंढते हुए तेरे घर पहुंचा तो तेरी माँ बहाने बनाने लगी। आज तो मैं किसी न किसी तरह अपनी प्यास बुझाकर ही रहूंगा, तुझे हासिल करके ही रहूंगा। मैं उस शख्स की बात सुनकर दहल सी गई थी। वो ना जाने मुझे कहाँ ले जा रहा था। तभी वहां मेरा शोहर चला आया और उस शख्स को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो शख्स बिल बिलाकर मेरा हाथ छोड़ने पर मजबूर हुआ था। मेरे शोहर ने उसे कहा कि ये मेरी बीवी है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? तभी वो शख्स कहने लगा, ये नहीं हो सकता, इस लड़की की शादी तो मुझसे होने वाली थी। मैंने रोते हुए कहा कि ये सब झूठ है। सबूत के तौर पर वो भागता हुआ गया और अपनी दुकान से वो पैकेट उठाकर ले आया जो मैं अपनी अम्मा के साथ उसे दे आई थी। पैकेट खोलकर जो चीज उसने मेरे शोहर को दिखाई, उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी सुतीली माँ किस हद तक गिर चुकी थी। उस पैकेट में मेरी बहुत सी तस्वीरें थी और साथ एक कागज था जिस पर लिखा था,
मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। अगर आप मेरी माली मदद कर दें तो मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूंगी। ये तस्वीरें सब मेरी बेटी की हैं। आज मुझे पता चला था कि दुकानदार मुझे अपनी गलीज निगाहों से क्यों देखते थे। फिर मेरे शोहर उस शख्स में मजीद हाथापाई हो गई। मेरे शोहर ने उसे लाते घोंसे मारकर उसका बुरा हाल कर दिया। फिर यूं ही गुस्से में वो मेरा हाथ खींचकर मुझे घर ले आया और मुझसे सख्ती से कहने लगा कि आइंदा मैं तन्हा बाहर ना निकलूं। मैं उसकी बात का कोई जवाब ना दे सकी क्योंकि मेरे हवास गुम हो चुके थे। मुझे खबर नहीं थी कि मेरी अम्मा मेरे लिए इतना घटिया गड्ढा खोद रही थी। जब एहसास हुआ तो मुझे अपने शोहर की भी कदर होने लगी, जिसकी बदौलत आज मैं सर उठाकर इज्जत से जी रही थी। फिर मैंने भी तय कर लिया, आज से मैं अपने शोहर को ही इज्जत दूंगी जो एक बीवी अपने शोहर को देती है। उससे वैसे ही मोहब्बत करूंगी जैसे वो मुझसे करता है। आज इस बात को 1 साल गुजर चुका है। मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को तलाक दे दी है क्योंकि उन्हें सारी हकीकत का इल्म हो चुका था। उन्होंने उस औरत से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब मैं अपने शोहर और अपने अब्बा के साथ खुशी खुशी रह रही हूँ।